वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम हैं, चाहे वो संगणक का एग्जाम हो गया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का हो गया, पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो गया, जहां पे भी आपका ये टॉपिक आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका अर्थ हम समझेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब क्या हो गया, ऐसे माप, ऐसे मूल्य जो किसी श्रेणी के केंद्र में स्थित होने की प्रवृत्ति को रखते हैं। मतलब जो मूल्य किसी श्रेणी के केंद्र में स्थित होगा और बाकी के जो अन्य मूल्य हैं उसके आसपास स्थित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसे मूल्य को हम क्या कहेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहेंगे। इनको हम सांख्यिकी माध्य भी कह सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज भी इन्हीं को कहा जाता है। तो परिभाषा क्या हो गई, ऐसा मूल्य जिसके आसपास अन्य समंकों की केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे देखिए ये हमारे पास में कोई श्रेणी है जिसमें ये ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं, ठीक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब क्या हो गया, ऐसा मूल्य जो किसी श्रेणी के केंद्र में, ठीक है, ये हमारा मूल्य है और बाकी के जो सारे मूल्य है उस श्रेणी के उसके आसपास स्थित होने की प्रवृत्ति। मतलब कुछ मूल्य उससे कम भी हो सकते हैं, कुछ मूल्य उससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन ये जो हमारा मूल्य है वो केंद्र में स्थित है, बाकी के सारे मूल्य लगभग इसके आसपास है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को हम सांख्यिकी माध्य भी कह सकते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार है उसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो ऐसे कौन कौन से माप है जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आते हैं या जिनको हम सांख्यिकी माध्य कहते हैं। तो इनको मुख्य रूप से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। सांख्यिकी माध्य जो होते हैं इनको 3 भागों में, 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, पोजिशनल, ठीक है, स्थिति संबंधी माध्य इनको हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट आपका कौन सा हो गया, स्थिति संबंधी माध्य। दूसरा आपका हो जाएगा गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेजेस। और तीसरा हमारा है व्यापारिक माध्य, कॉमर्शियल एवरेज, ठीक है। जो जो सांख्यिकी माध्य होते हैं इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट आपका हो गया स्थिति संबंधी माध्य, दूसरा हमारा हो गया गणितीय माध्य और तीसरा हमारा हो गया व्यापारिक माध्य। अब देखिए स्थिति संबंधी माध्य जो होते हैं इसमें 2 प्रकार के माप आते हैं। वो कौन कौन से हैं, बहुलक और मध्यिका, मीडियन और मोड, इन दोनों को क्या कहा जाता है, स्थिति संबंधी माध्य। देखिए आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें अधिकतर एक क्वेश्चन यहां से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति संबंधी माध्य है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, या तो मध्यिका लिखा होगा या बहुलक लिखा होगा। अगर दोनों लिखे होंगे तो दोनों हमारे सही होंगे। तो स्थिति संबंधी माध्य कौन कौन से होते हैं, मध्यिका और बहुलक होते हैं। और अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से स्थिति संबंधी माध्य नहीं है, तो वहां पे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन में बहुलक लिखा होगा, एक ऑप्शन में लिखा होगा मध्यिका और एक आपका इनमें से कोई लिख देंगे। मतलब ये दोनों तो आपके क्या है, स्थिति संबंधी माध्य हैं। इनके अलावा जो भी लिखा होगा वो स्थिति संबंधी माध्य नहीं होगा। गणितीय माध्य में आपके कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट हमारा आ जाएगा समांतर माध्य, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। दूसरा हमारा आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। तीसरा हमारा आ जाएगा हार्मोनिक मीन और चौथा हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक मीन, द्विघाती माध्य। ये सारे आपके कौन से हैं, गणितीय माध्य हैं। तो गणितीय माध्य ये जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किसका प्रयोग होता है, समांतर माध्य का सबसे ज्यादा वास्तविक जीवन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक अच्छा माध्य कह सकते हैं, उत्कृष्ट, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो माध्य है वो कौन सा है, समांतर माध्य, जो गणितीय माध्य के अंतर्गत आता है। और फिर तीसरा हमारा कौन सा है, व्यापारिक माध्य, कॉमर्शियल एवरेज जो होता है उसमें हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, चल माध्य, मूविंग एवरेज। दूसरा हमारा प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव मीन। और तीसरा हमारा है संग्रथित, कंपोजिट मीन।
तो ये हमारे जो देखिए व्यापारिक माध्य होते हैं, इनका जो हम प्रयोग है वो किसमें करते हैं, टाइम सीरीज में, जो हमारी काल श्रेणी विश्लेषण है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो गणितीय माध्य में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघाती माध्य। अगर एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित में से गणितीय माध्य नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन में आपके 3 तो इनमें से कोई लिख देंगे, एक लिख देंगे, माना कि बहुलक लिख दिया, तो बहुलक गणितीय माध्य नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्थिति संबंधी माध्य कौन से होते हैं, गणितीय माध्य कौन से होते हैं। अब देखिए आगे हम समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। ठीक है, समांतर माध्य जो होता है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, सबसे ज्यादा वास्तविक जीवन में जो हमारी समस्या होती हैं औसत ज्ञात करने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा है कि जो भी हमारे पास में पद मूल्य होंगे उन सभी को जोड़ के उसमें नंबर्स ऑफ आइटम कितना है, पदों की संख्या कितनी है, उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। जैसे कि 3 व्यक्तियों की आय हमारे पास में है, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति हैं और सी व्यक्ति हैं। ठीक है, ए व्यक्ति की जो इनकम है मंथली वो कितनी है, 5000, बी व्यक्ति की कितनी है, 15,000 है, और सी व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी है, 30,000 है। अब यहाँ पे हमको अगर समांतर माध्य निकालना है, औसत मजदूरी निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इन तीनों की इनकम को जोड़ लेंगे। ठीक है, तीनों की जो इनकम है उसको प्लस करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। और समांतर माध्य निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं तो 3 का हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 50,000 में 3 का डिवाइड करने पर जो भी हमारे पास में आएगा वो हमारा क्या होगा, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, जो भी हमारे पास में पद मूल्य होंगे उन पद मूल्यों को हम क्या लिखते हैं, एक्स, और इनकी जोड़ को हम क्या लिखेंगे, समेशन एक्स, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स में n का अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, x बार। तो ये समांतर माध्य ज्ञात करने का सबसे सरल सूत्र हो गया। अब देखिए जो समांतर माध्य होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका कौन सा है, सरल समांतर माध्य, और दूसरा कौन सा है, भारित। ठीक है, सबसे पहले आपका सिंपल एवरेज है, सिंपल अरिथमेटिक मीन है, और दूसरा हमारा कौन सा है, वेटेड अरिथमेटिक मीन। सरल समांतर माध्य का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में जितने भी पद मूल्य हैं उन सभी को हम समान महत्व देते हैं। जब सभी को समान महत्व दिया जाता है वो आपका सरल समांतर माध्य होता है। जब सभी पदों को आवश्यकता अनुसार अलग अलग महत्व दिया जाए, अलग अलग अगर उनको भार दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, भारित माध्य कहेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको कि सरल समांतर माध्य में क्या होता है, सभी पद मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है, जबकि भारित समांतर माध्य में क्या होगा, सभी पदों को अलग अलग उनकी आवश्यकता के अनुसार महत्व दिया जाएगा, भार दिया जाएगा। किसी पद को ज्यादा भार दिया जाता है, किसी पद को कम भार दिया जाता है। मतलब हमारी जो वस्तुएं जिनका भी हम भारित समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी आवश्यकता है, ठीक है, उनकी उसके अनुसार। तो जैसे हम खाना बनाने के लिए जैसे ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, हम बिजली का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारी जो वस्तुएं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका महत्व हमारे लिए ज्यादा है या बिजली का महत्व ज्यादा है। जिस चीज का हमारे लिए ज्यादा महत्व होगा उसको हम ज्यादा भार देंगे, कम महत्व वाली चीज को कम भार देंगे। मतलब जो भी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है उसको हम अलग अलग भार देंगे, इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा भारित समांतर माध्य। तो भारित समांतर माध्य में सभी पदों को अलग अलग महत्व दिया जाता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। जो ज्यादा आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उसको ज्यादा भार दिया जाता है, कम आवश्यकता वाली वस्तुओं को कम भार दिया जाता है। जबकि सरल समांतर माध्य में क्या होता है, सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है, सभी को समान भार दिया जाता है। अब देखिए इसको ज्ञात करने की जो विधियां हैं, ठीक है, ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं, एक तो होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, एक होती है लघु विधि, और एक होती है पद विचलन। ठीक है, डायरेक्ट मेथड होती है, शॉर्टकट मेथड होती है, और स्टेप डेविएशन मेथड होती है। इन सभी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। और इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं
उसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप वो क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो थोड़े कम पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको ज्यादा याद रखना है, और साथ ही साथ छोटे मोटे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, तो इन सभी को हमने अलग वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर भी जैसे एक मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास में व्यक्तिगत श्रेणी, जैसे कि 3 व्यक्तियों की इनकम दे रखी थी, उसमें हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया था, तीनों की इनकम को, आय को जोड़ के उसमें 3 का डिवाइड कर दिया था। तो ये आपकी जो मेथड थी वो कौन सी मेथड थी, प्रत्यक्ष विधि थी। अगर हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि x दे रखा है और f दे रखा है, 20 अंक हैं किसी क्लास में 2 विद्यार्थियों के आए हैं, 40 अंक जो हैं किसी क्लास में 5 विद्यार्थियों के आए हैं, 30 अंक जो हैं किसी क्लास में 3 विद्यार्थियों के आए। इस तरीके से अगर हमारे पास में डेटा दे रखे होते हैं और उसमें अगर हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, f को x से गुणा कर लोगे, सबसे पहले fx आ जाएगा हमारे पास में, 20 को 2 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ जाएगा, 40 को 5 से करेंगे 200 आ जाएगा, और फिर 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 90 आ जाएगा। फिर इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो fx है इसकी टोटल में हम किसका डिवाइड करेंगे, 1 2 3 का डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस f की टोटल का डिवाइड करना है, ठीक है। और f की टोटल कितनी है, 2 + 5 + 3 कितना है, 10। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, बारंबारता दे रखी होती हैं, तो बारंबारता की जो योग होगी, फ्रीक्वेंसी की जो टोटल होगी, उसका हम डिवाइड करेंगे किसमें, fx में। तो यहाँ पे हमारा जो समांतर माध्य है वो कितना होगा, 330 में 10 का डिवाइड करना है, तो 33 जो है वो हमारा क्या होगा, समांतर माध्य होगा। यह आपका खंडित श्रेणी होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। और अखंडित श्रेणी में अगर हमको निकालना है तो उसमें भी तरीका ऐसा ही रहेगा, सेम, थोड़ा सा अलग है। उसमें हमारे पास में वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी 2, 5, 3, इस तरीके से बहुत सारी होती हैं। हम तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारे पास में कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखिए 0 से 10 है, तो 0 + 10 करोगे कितना आ जाएगा, 10। 10 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा x कितना हो गया, 5। फिर 10 + 20 करोगे 30, 30 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 15। तो हमारे पास में मिड वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा। फिर 20 + 30 किया 50, और 50 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर इस f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, fx आ जाएगा। और फिर fx की टोटल में हम क्या करेंगे, इस f की टोटल का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो इस तरीके से समांतर माध्य ज्ञात करना आपको आना चाहिए। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन सिग्मा f, या सिग्मा f की जगह अगर हम चाहें तो n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो n का मतलब किससे होगा, सिग्मा f से होगा। तो ये हमारे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। और जब हम कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करते हैं, तो वो आपका कौन सी मेथड होगी, लघु रीति होगी। जिस कल्पित माध्य की सहायता से एज्यूम मीन का अगर यूज कर रहे हैं हम, और फिर मीन कैलकुलेट करेंगे, ज्ञात करते, वो कौन सी विधि होती है, लघु विधि होती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, कि वास्तविक जो हमारा समांतर माध्य है x बार, उससे अगर किसी प्रकार के कोई विचलन लिए जाते हैं, डेविएशंस निकाले जाए, तो उनकी जो टोटल होगी वो हमेशा कितनी होगी, 0 आएगी, ठीक है। जो हम d निकालते हैं उसकी टोटल हमेशा कितनी होती है, 0। कब 0 होगी, जो ये डेविएशन है वो हमने किससे निकाले, समांतर माध्य से, ठीक है, x माइनस x बार करके। देखिए कैसे, मैं बता देता हूँ छोटा सा एग्जांपल, कि हमारे पास में जैसे x हमारे पास में है 10, 15, 20, 25, इस तरीके से हमारे पास में कुछ वैल्यू हो सकती हैं। अगर इनका हम समांतर माध्य निकालेंगे कितना आएगा, तो समांतर माध्य के लिए आप क्या करो, इन सबको जोड़ लो एक बार, तो 10 + 15 + 20 + 25 कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। और 70 में हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास में 4 नंबर है, तो 70 में 4 का डिवाइड कर दो,
तो 70 में 4 का डिवाइड करने पर कितना आएगा, 17.5 आएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे dx, और dx कैसे निकालोगे आप, x माइनस एक्स बार करके। एक्स बार कितना आया हमारा यहाँ पे 17.5, तो 10 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो माइनस के 7.5 आएगा। 15 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2.5 आएगा। फिर 20 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो प्लस के 2.5 आएगा। और 25 में से अगर 17.5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस के 7.5 आएगा। और अगर अब हम इसकी टोटल करते हैं तो इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, ये जो हमने dx निकाला है कैसे निकाला है, x माइनस एक्स बार करके, तो इसकी जो टोटल होती हैं वो हमेशा 0 होती हैं। अब देखिए माइनस में कितने हैं, 7.5 और माइनस के 2.5 कितने हो गए, ये माइनस के 10 हो गए इन दोनों की टोटल। और प्लस में आपका क्या है, 2.5 है और 7.5 है, इसकी टोटल भी कितनी हो गई है, प्लस की 10 हो गई है। तो प्लस के 10 में से माइनस 10 करें कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हम वास्तविक समांतर माध्य से विचलन निकालते हैं उनकी टोटल हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चंस बनेगा, एक स्टेटमेंट दे देंगे साथ में आपको। ठीक है, कि वास्तविक समांतर माध्य से जो विचलन ज्ञात किए जाते हैं उनका योग, उनकी जो जोड़ है वो सदैव शून्य होती है। ठीक है, यहाँ यूं लिखा हुआ जाए कि शून्य नहीं होती है। फिर उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य। इस तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वास्तविक माध्य से जो विचलन ज्ञात किए जाते हैं उनकी टोटल हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसका भी बनता है, सामूहिक समांतर माध्य का। ठीक है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। सामूहिक समांतर माध्य का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में दो समूह हैं, जैसे माना कि क्लास 12th है उसका ए सेक्शन है और क्लास 12th का बी सेक्शन है। अब ए सेक्शन का अगर हमारे पास में समांतर माध्य अलग दिया हो और बी सेक्शन का समांतर माध्य अगर हमारे पास में अलग हो, और ऐसा पूछा जाए कि दोनों का कंबाइंड, दोनों जो ए और बी सेक्शन है दोनों का एक साथ अगर हमको समांतर माध्य निकालना है तो उसको हम क्या कहेंगे, सामूहिक समांतर माध्य कहेंगे। मतलब दो समूह हैं और उन दोनों समूह का एक साथ अगर समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो वो आपका क्या होता है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन होगा, सामूहिक समांतर माध्य होगा। जैसे मजदूरों के दो ग्रुप हैं। ठीक है, एक ग्रुप है उसमें मजदूरों की संख्या कितनी है, 100। ठीक है, 100 मजदूर हैं एक ग्रुप में और उनको जो मजदूरी दी जाती है औसत मजदूरी कितनी है, 15 रुपये। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने मान लिया। मजदूरों का जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, उसमें कितने मजदूर हैं, 150 है। माना कि कोई फैक्ट्री है उसमें काम चलता है। ठीक है, तो जो सुबह की पारी में काम करने वाले मजदूर कितने हैं, 150 मजदूर हैं और उनको वेतन कितना मिलता है, 15 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है। और सेकंड पारी नाइट शिफ्ट है, माना कि उसमें फर्स्ट में आपके 100 थे और उसमें काम करने वाले कितने हैं, 150 और उनको औसत मजदूरी कितनी दी जाती है, 16 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, हमने तो एग्जांपल मान लिया है। अब यहाँ पे ऐसा पूछा जाए कि दोनों का कंबाइंड, ठीक है, दोनों समूहों की मजदूरी ज्ञात कीजिए, संपूर्ण समूह की औसत मजदूरी क्या होगी वो हमको निकालना है। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, समांतर माध्य। दो ग्रुप है यहाँ पे तो 1 2 हो जाएगा। अगर ऐसे 3 ग्रुप होंगे तो 1 2 3 लिखेंगे। अगर 4 ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ग्रुप है इसलिए क्या हो जाएगा, x बार 1 2 इक्वल टू। अब देखिए पहले ग्रुप का जो समांतर माध्य है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मजदूरों की संख्या n1 से, प्लस हो जाएगा दूसरे ग्रुप का जो समांतर माध्य उसको हम क्या लिखेंगे, x बार 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n2 से। मतलब दूसरे समूह में मजदूरों की संख्या कितनी है और इसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, मजदूरों की संख्या पहले ग्रुप की प्लस दूसरे ग्रुप की कितनी है, दोनों को जोड़ के मजदूरों की संख्या कुल संख्या का हम भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सामूहिक समांतर माध्य आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले समूह का अगर समांतर माध्य आपको 50 दे रखा है और दूसरे समूह का समांतर माध्य अगर 80 दे रखा है तो
सामूहिक समांतर माध्य इन दोनों के बीच में आएगा, 50 और 80 के बीच में आएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास में औसत मजदूरी एक ग्रुप में कितनी दे रखी है 15 और दूसरे ग्रुप की दे रखी है 16। इसका मतलब सामूहिक समांतर माध्य कितना आएगा 15 और 16 के बीच में आएगा। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, जो हम इस क्वेश्चन को अभी करके निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है कि समांतर माध्य कितना है, पहले समूह का 15 और मजदूरों की संख्या कितनी है 100। ठीक है, फिर प्लस दूसरे समूह का समांतर माध्य 16 है और मजदूरों की संख्या कितनी है 150 है। ठीक है, अपॉन मजदूरों की संख्या 100 है पहले ग्रुप पे और दूसरे में कितनी है 150 है। इसको आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, 15 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, और 16 को अगर 150 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2400 आ जाएगा। 2400 प्लस 1500 करने पर कितना आ जाएगा 3900 आ जाएगा, 3900, और 3900 में हम 250 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 250 कहां से आया 100 प्लस 150 करने पे ये 100 और ये 150 दोनों n1 प्लस n2 किया। अब कितना आया हमारे पास में 15.6। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 15 और 16 के बीच में आना चाहिए, क्या आ रहा है 15.6। ये हमारा क्या होगा सामूहिक समांतर माध्य होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, सामूहिक समांतर माध्य की विशेषताओं से तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो समांतर माध्य होता है वो एक तरह से क्या होता है, उसमें स्थिरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, स्थिरता का गुण का मतलब कि जो हमने सैंपल लिए हैं प्रति चयन है, अगर उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, सैंपल की संख्या अगर बढ़ा दी जाए या थोड़ी कम भी कर दी जाए, तो भी हमारा जो समांतर माध्य है उस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी के जो माप होते हैं जैसे कि आपका बहुलक हो गया, मध्यिका हो गया, वो ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, ये जो है वो कम प्रभावित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समांतर माध्य है उसमें स्थिरता का गुण पाया जाता है, मतलब प्रति चयन में परिवर्तनों का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ समांतर माध्य जो होता है वो सभी मूल्यों पर आधारित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि समांतर माध्य जो होता है उसके लिए हमारे पास में सभी पद मूल्य होने आवश्यक हैं, तभी हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बाकी के जो दूसरे माप हम पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ोगे आप, मोड पढ़ोगे, उसमें अगर सभी पद हमारे पास में नहीं है तब भी हम मध्यिका और बहुलक, मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा समांतर माध्य है उसको ज्ञात करने के लिए सभी पद मूल्य होना आवश्यक होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी पदों पर आधारित होता है। इसी चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, उस तरीके जो बनते हैं। तो समस्त पद मूल्यों पर आधारित होता है समांतर माध्य, फिर सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, आगे जो भी हम विश्लेषण करते हैं, गणितीय विश्लेषण, बीज गणितीय विवेचन में इसी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे आप आगे माप पढ़ोगे तो उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, समांतर माध्य का ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं बीज गणितीय विवेचन क्या होता है, इसका संभव होता है। और सीमांत चरम, ठीक है, सीमांत पद या जो चरण पद होते हैं, मूल्य होते हैं, वो उनसे ज्यादा प्रभावित होता है कौन, समांतर माध्य। जैसे कि हमारे पास में इनकम दे रखी है 1000, 2000, 3000, और एक व्यक्ति की इनकम दे दी माना कि हमको 20,000। अब इनका हमको एवरेज निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इन चारों की इनकम को जोड़ के हम क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं कि ये इस व्यक्ति की इनकम क्या है बहुत ज्यादा है 20,000 है, बाकी इन सब की क्या है कम, 1,000, 2,000, 3,000 ही है, और इसकी बहुत ज्यादा आ गई है, जिससे हमारा एवरेज क्या होगा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये सीमांत पद है हमारा, ठीक है, अंतिम पद, चरम पद है, बाद वाले जो मूल्य होते हैं या शुरू के मूल्य होते हैं, तो ये जो हमारे चरम पद होते हैं उसका इस एवरेज के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा जो एवरेज है वो क्या होगा एकदम बढ़ जाएगा। माना कि अगर ये नहीं होता, ठीक है, हम 3 लोगों की इनकम ही होती है हमारे पास में 1,000, 2,000, 3,000, तो इन तीनों की इनकम को जोड़ के अगर हम क्या करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आपका कितना आएगा 2,000 आएगा, मतलब इसके आसपास ही आ रहा है कि नहीं मतलब। लेकिन इस व्यक्ति की इनकम, चौथे व्यक्ति की इनकम बहुत ज्यादा होने से हमारा एवरेज क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हम कहेंगे इसको कि जो हमारा सीमांत पद होता है, चरण पद होता है, मूल्य होता है, उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर मीडियन में होती, मोड में होती, उसका प्रभाव वहां पे नहीं पड़ता। और फिर इसका हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि समांतर माध्य से जो हम विचलन निकालते हैं
उनकी जो टोटल होती है सिग्मा डीएक्स जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा कितनी होती हैं, 0 होती हैं। तो ये समांतर माध्य की प्रमुख विशेषता आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में हमारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो ये हमने समांतर माध्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले वो कौन सा आपका, मीडियन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं, या कभी कभी आपका मध्यिका भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है, कभी कभी माध्यिका भी लिखा हुआ सकता है। इंग्लिश में हमारा मीडियन ही लिखा हुआ आएगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको ध्यान रखना है। अब मध्यिका क्या हो गया कि ऐसा मूल्य जो क्या करता है, किसी श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है, जो मूल्य क्या करता है, किसी श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करेगा, उससे हम क्या कहेंगे, मध्यिका, ठीक है। और उससे जो छोटे मूल्य होंगे, जैसे ये आपका मध्यिका है, ठीक है। अब मध्यिका क्या हुआ कि ये जो हमारे पास में एक श्रेणी थी, उस पूरी श्रेणी को इस मध्यिका ने क्या किया, दो भागों में विभाजित कर दिया। छोटे मूल्य जो है वो एक तरफ हो गए और बड़े मूल्य जो है वो एक तरफ हो गए। मतलब किसी वितरण को दो समान भागों में विभाजित करना, मतलब छोटे मूल्य एक तरफ हो जाएंगे, बड़े मूल्य एक तरफ हो जाएंगे, और जो वैल्यू बीच में होगी इसी को हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो मीडियन क्या करते हैं, किसी समंक श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करती हैं, और उस वितरण का जो केंद्रीय मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अब देखिए मध्यिका की जो गणना है, सबसे पहले अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें, तो व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में अगर आपको मध्यिका निकालनी है तो हम इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, कि जो भी हमारे पास में पद मूल्य दे रखे होंगे उनको हमको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। छोटे से बड़े में भी जमा सकते हैं, बड़े से छोटे क्रम में भी हम जमा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका बन सकता है कि ये हमारे पास में x की वैल्यू दे रखी हो और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से मध्यिका कौन सी है। तो देखिए कितने मूल्य हमारे पास में 9 दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बीच में वैल्यू कौन सी, 20। तो आप डायरेक्ट ऐसे मत बता देना कि मध्यिका क्या है, 20 है, तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, जो वैल्यू दे रखी डायरेक्ट आपने बीच की वैल्यू बता दी। देखिए 4 वैल्यू इधर हो गई हैं, 4 वैल्यू इधर हो गई, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमने देखिए सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, क्योंकि 9 वैल्यूज है। अब देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 13 है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 13, फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद में 16 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 17, दो जगह हैं तो दोनों बार हम लिखेंगे 17, फिर कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने 18, फिर 19, ये लिख दिया 19, फिर आपका 20, ये लिख दिया हमने 20, फिर 21, ये 21, और फिर 23 लास्ट में, तो ये 23 लास्ट में। अब हमको फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला हमारा क्या है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2, ठीक है, n+1 अपॉन 2। n क्या हमारे पास में यहाँ पे 9 पद हैं, तो 9+1 अपॉन 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब फिफ्थ आइटम की वैल्यू देखिए, फिफ्थ आइटम की वैल्यू हमारी कितनी है, 18, तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा आपका 18 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इंडिविजुअल सीरीज जो व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी होगी उसमें हमको ज्ञात करना है। अब देखिए माना कि इस क्वेश्चन में अगर आपके पास में 23 नहीं होता, ठीक है, अगर 23 नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कितनी संख्या होगी, 8 ही होगी। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 8+1 अपॉन 2, और 8+1 अपॉन 2 करने पर कितना आएगा, 4.5 आएगा। अब देखिए 4.5 आएगा, 4.5 मतलब 4.5, और 4.5 कहाँ पे होता है, 4 और 5 के बीच में होता है, ठीक है। 4.5 कहाँ पे होगा आपका, 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे जो आपकी मीडियन होगी वो क्या होगी, चौथे पद की वैल्यू कितनी है आपकी 17, और पांचवे की कितनी है 18। इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में मध्यिका आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपकी मध्यिका कितनी आएगी, 17.5 आएगी, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खंडित श्रेणी,
इन सभी के मैंने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अलग वीडियो बने हैं, ठीक है, डिटेल में अगर आप देखना चाहो तो वहां पे और देख सकते हो। डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्या होगा, खंडित श्रेणी में एक्स और एफ दोनों दे रखा होगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें सी एफ निकालेंगे, ठीक है, संचयी बारंबारता जिसको कहा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देखिए 5 आ जाएगा, 5 का 5 प्लस 7 करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 में अगर हम 10 प्लस करेंगे 22 आ जाएगा। 22 में 12 प्लस करेंगे 34 आ जाएगा। 34 में 8 प्लस किया 42 आ जाएगा। 42 में 7 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले आपको सी एफ निकालनी पड़ेगी जब हमारे पास में एक्स भी दे रखा हो, एफ भी दे रखा हो, ठीक है, एक्स दे रखा हो, एफ दे रखा हो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। और फॉर्मूला तो अब हमारा वही लगेगा n प्लस 1/2, ठीक है, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। तो n कितना हमारा यहाँ पे, n का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस f की टोटल कितनी आएगी आपकी, 49 आएगी, जो लास्ट वाली सी एफ होती हैं उसी के बराबर होगी। तो 49 प्लस 1/2 करेंगे हम, ठीक है, और 49 प्लस 1/2 करने पर कितना आ जाएगा, 25। अब देखना आपको इस 25 से बड़ी सी एफ कौन सी है, 25 के ठीक बाद वाली। तो देखिए आपका 22 है, यहाँ पे 25 के ठीक बाद वाली कौन सी है, 34 है। और कौन से मूल्य की है, मतलब x की वैल्यू कितनी है इसके सामने, वो आप देखिए 15। तो यहाँ पे मीडियन आपकी क्या होगी, 15, ठीक है। मीडियन जो है वो आपकी क्या आएगी, इन्हीं में से कोई वैल्यू आएगी। एक्स में जो लिखा हुआ ना आपने 1, 5, 12, 15, 20, 30, इसी में से एक मीडियन होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थिति संबंधी माध्य कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि स्थिति संबंधी माध्य होता है मतलब वो श्रेणी के बीच में ही स्थित है यहाँ पे, ठीक है। 1, 5, 12, 15 बीच में हमारा क्या है, 12 है, 15 है, 20 है, इन्हीं में से हमारी क्या होगी, मीडियन होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थिति संबंधी माध्य कहते हैं, पोजिशनल मीन कहते हैं इसको हम। तो ये आपका खंडित श्रेणी में हो गया। अब अगर क्वेश्चन हमारे पास में अखंडित श्रेणी में होता है, कंटिन्यूस सीरीज में, अखंडित का मतलब क्या हो गया, वर्ग अंतराल में जब दे रखा हो, ठीक है, वर्ग अंतराल आपका क्या होता है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, या 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास में 5, 7, 15, 8, 6। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, सी एफ निकाल देंगे। और सी एफ कितनी आ जाएगी, देखो सबसे पहले 5 आ जाएगी, 5 में 7 प्लस करोगे 12, 12 प्लस 15 करोगे 27, 27 में 8 को प्लस किया 35, और 35 में 6 को प्लस किया 41 आ गया। तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे m इक्वल टू n प्लस 1/2 नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका n/2। ये ध्यान रखना आपको कि जब आपके पास में क्वेश्चन वर्ग अंतराल का आ जाता है, वर्ग अंतराल में दे रखी है यहाँ पे सीरीज हमारा, तो n प्लस 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, n/2 फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे दो फॉर्मूला लगेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा हमारा ये n/2। तो n/2 मतलब क्या हो गया, जो f की टोटल वो आपकी कितनी होगी, 41, जो ये लास्ट में 41 है वही इस f की टोटल भी होती है। तो 41/2 करने पर कितना आ जाएगा, 20.5। अब इस 20.5 से ठीक बाद वाली सी एफ कौन सी, वो आप देखिए यहाँ पे देखिए 20.5 के जस्ट बाद वाली कौन सी है, 27 वाली, ठीक है। ये इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो मीडियन ग्रुप है, मीडियन है, वो कितनी होगी, इस 20 और 30 के बीच में होगी। ध्यान रखना कि हमारा मीडियन जो आएगा वो कितना आएगा, 20 और 30 के बीच में, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इनमें से कुछ भी हो सकता है। 20.5 भी हो सकती हैं, 26.8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना होगा, 20 और 30 के बीच में होगा। अब 20 और 30 के बीच में क्या है, वो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास में ये आया था ना, हमारा ग्रुप आया था। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, m इक्वल टू L1 प्लस I/2 n/2 माइनस सी, या ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी अपॉन f इंटू आई या इंटू एच, जो भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो L1 कितना होगा, ये देखिए जो 20 है ना, हमारा जो वर्ग अंतर आया है 20 से 30, तो ये 20 आपका क्या है, L1 है, प्लस आई
आई का मतलब इस 20 और 30 के बीच में अंतर कितना है, 10 का, ये लिख दिया हमने 10 अपॉन एफ। जो हमारा ग्रुप आया है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, तो ये आपका क्या होगा, एफ। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे 15। फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे, क्या लिखोगे, n अपॉन टू माइनस सी। एन अपॉन टू कितना आया था हमारा, 20.5 माइनस सी, और सी कितना होगा, जो हमारा वर्ग ग्रुप आया उससे पहले वाली सी एफ कितनी है, 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। ठीक है, और इसको हम सोल्व कर लेंगे अब। तो देखिए कितना आ जाएगा 20, तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे, फिर 20.5 में से 12 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका ये 7.5, और 7.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75, और नीचे कितना है 15 है, 15 लिख दिया। अब 20 प्लस 75 में 15 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5, और 5 को अगर हम 20 में प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 25। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब देखिए इस मीडियन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये आपको पता ही है कि जो मीडियन हमारा है मध्य का, वो क्या होता है, स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है इसको। अब देखिए एक चीज आपको ये पूछी जाती है एग्जाम में कि जो मध्य का है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, तो जो गुणात्मक तथ्य होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स जो होते हैं, तो गुणात्मक तथ्यों में औसत ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा माध्य कौन सा है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप गुणात्मक तथ्यों में औसत ज्ञात करने के लिए श्रेष्ठ होता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। गुणात्मक तथ्य अगर आ जाए, क्वालिटेटिव फैक्ट्स आ जाए, तो वहां पर क्वालिटेटिव का मतलब जो गुण को बताते हैं, कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, जैसे अमीर है, गरीब है, सुंदर है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, तो ये सभी गुण को दर्शा रहे हैं। और गुणात्मक तथ्यों में अगर औसत ज्ञात करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मीडियन का प्रयोग किया जाएगा, मध्यिका का प्रयोग किया जाएगा। फिर मीडियन जो होता है वो हमारा सीमांत मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास में दे रखी है ना, जैसे कि हमको दे रखा है 10, 15, 20, 30, और यहाँ पे दे रखा है 50। अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे मीडियन तो कितना आएगा, n प्लस 1/2 करोगे कितना आ जाएगा, n प्लस 1/2, मतलब ये 5 वैल्यू है, 5 प्लस 1, ठीक है, 5 प्लस 1/2 करोगे कितना आ जाएगा, 3। तो तीसरे नंबर पे आपका कितना है, 20 है। तो ये आपका क्या होगा, मीडियन। अब देखिए इस क्वेश्चंस में अगर आपको यहाँ पे 500 भी अगर आ जाए तब भी क्या होगा, हमारा मीडियन तो कितना आएगा, 20 आएगा। अगर 500 की जगह 5000 अगर आ जाता है तब भी इसी को अगर आप सोल्व करोगे तो मीडियन तो कितनी आएगी, 20 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा सीमांत पद है उससे मध्यिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मतलब सीमांत मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। और आगे जो हम विश्लेषण करते हैं ना, गणितीय विवेचन जिसको कहा जाता है, बीजगणित विवेचन, उसमें मध्यिका का प्रयोग नहीं किया जाता। सब जगह किसका प्रयोग होगा, समांतर माध्य का ही प्रयोग किया जाता है। फिर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो चित्रीय चित्रीय अभिव्यक्ति हमने जो पढ़ा था, जो हमारे समंक है उसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब बिंदु रेखी प्रदर्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ओजाई वक्र होता है, ठीक है, ओजाई वक्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मध्यिका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चीज क्या हो गई है, विशेषता क्या बन गई है, तो बिंदु रेखी प्रदर्शन के द्वारा भी हम मध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। और मध्यिका जो होगी वो भी हमेशा क्या होती है, समांतर माध्य और बहुलक के बीच में होता है। जैसे किसी श्रेणी में समांतर माध्य कितना है, 50 है, और बहुलक कितना है, माना कि 60 है, तो हमेशा मध्यिका जो होगी वो कितनी होगी, 50 और 60 के बीच में होगी, मतलब समांतर माध्य और बहुलक के बीच में होती है। और फिर सभी पद मूल्यों को समान वृद्धि करने पर भी माध्य भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ये तो अच्छा उसमें आएगा। ये विशेषता जो है ना वो मध्यिका की विशेषता नहीं, ये आपकी विशेषता कितना आ जाएगी, समांतर माध्य में। कि समांतर माध्य में जो हमारे पास में मूल्य दे रखे हैं उनको हम जितना बढ़ाएंगे, सभी मूल्यों को अगर हमने 5-5 बढ़ा दिया तो हमारा जो समांतर माध्य वो भी क्या होगा, 5 बढ़ जाएगा। सभी पद मूल्यों को अगर हम 5-5 कम कर दे तो हमारा समांतर माध्य भी क्या होगा, 5-5 कम हो जाएगा। मतलब जितनी वैल्यू हम वृद्धि करते हैं हमारा जो समांतर माध्य वो भी उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य की विशेषता में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मध्यिका की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है मीडियन मध्यिका। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ गया है वो अब कौन सा है, मॉड बहुलक।
और बहुलक क्या होता है? ऐसा मूल्य जो किसी श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है, ऐसी वैल्यू को, ऐसे मूल्य को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? जो मूल्य किसी श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आता है। जैसे देखिए, ये हमारे पास में वैल्यू दे रखी है 440, 800, 540, 620, 500, 650, 700, 650, 710, 650। तो इसको आपको देखना है। इसमें देखिए 800 सबसे बड़ी वैल्यू, ये आपका मोड नहीं होगा। हमको ने यहाँ पे क्या कहा है? सबसे ज्यादा बार आ रही है, मतलब जो ज्यादा रिपीट हो रही है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो 650 है वो 3 बार आ रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू 3 बार नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका बहुलक होगा, जेड होगा, वो कितना होगा? 650 होगा। मतलब जो मूल्य सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और बहुलक जो होता है वो हम मध्यिका और समांतर माध्य की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। और उसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? जेड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। इस सूत्र से भी हम क्या कर सकते हैं? बहुलक को निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बहुलक हो गया हमारा, ये मीडियन मध्यिका हो गया, और ये समांतर माध्य। इन तीनों में से अगर हमारे पास में कोई भी दो वैल्यू दे रखी है तो हम तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। मीडियन और मीन दे रखा है तो मोड निकाल सकते हैं। मोड और मीडियन दे रखा है तो एक्स बार निकाल सकते हैं। मीन और मोड दे रखा है तो मीडियन निकाल सकते हैं। मतलब इन तीन में से कोई भी दो दे रखा है, तीसरा हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे माना कि एक्स बार अगर आपका 50 है और मीडियन कितना है? 45 है, तो मोड जेड कितना होगा? इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 3 इंटू मीडियन। मीडियन कितना दे रखा है यहाँ पे आपको? 45 माइनस 2 इंटू एक्स बार कितना दे रखा है? 50। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा 50 को 2 से गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, और 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, और 135 में से 100 को अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो आपका मोड जो है बहुलक है वो कितना हो गया? 35 हो गया। तो बहुलक तो आप देख लेना। ठीक है, जैसे हमको दे रखा है एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। एक्स आपको दे रखा है 2, 5, 8, 10, 20, और एफ दे रखा है 6, 12, 20, 11, 5। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। कौन से मूल्य की है? 8 की। इसका मतलब बहुलक आपका जो है वो कितना होगा? 8 होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी हमारे एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगा? मोड होगा। तो ये तो हम बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, निरीक्षण के द्वारा हमने यहाँ पे क्या किया? बहुलक को ज्ञात कर लिया। लेकिन क्वेश्चन अगर आपका अखंडित श्रेणी में आ जाता है, वर्ग अंताल में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 22, इस तरीके से दे रखा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। और इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? इंटू आई भी है साथ में, यहाँ पे निकाल सकते हैं, या इस फॉर्मूले का भी हम यूज करके कर सकते हैं। तो छोटी क्लासों में आपने इसी फॉर्मूले से पढ़ा होगा, तो हम इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे यहाँ पे? किस फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे हाईएस्ट कितना है आपका? 50 है। इसका मतलब आपका जो मोड क्लास है, ठीक है, आपका जो बहुलक है वो कहाँ पे होगा? 15 और 20 के बीच में होगा। कैसे पता चला? कि ये जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 20, 30, 50, 40, 10, इनमें हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट कितना है? सबसे हाईएस्ट कितना है? ये 50। इसलिए हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा? 15 से 20। इसका मतलब क्या हो गया? जो मोड है, बहुलक है, वो कितना आएगा? 15 और 20 के बीच में आएगा। 15 से ज्यादा आएगा, 20 से कम आएगा। और कितना होगा वो इस फॉर्मूले से हमको निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यू लिख देंगे। तो जो हमारा ग्रुप है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? F1 होती है। उससे ऊपर वाली क्या होती है? F0 होती है। और बाद वाली कौन सी होती है? F2 होती है। ठीक है, तो ये हमने सारा यहाँ पे लिख दिया। F1 कितना है? 50,
F0 कितना है 30 और F2 कितना है 40। ये सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में लिखिए। तो L1 आपका हो गया 15, ये आपका L1 होगा 15 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 50 में से 30 को हम माइनस कर देंगे, ये लिख दिया। फिर 2 इंटू F1 2 इंटू 50 माइनस F0 कितना है 30 माइनस 30 और माइनस F2 कितना है 40 इंटू आई मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है 15 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 5 और फिर इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले 15 ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर 50 में से 30 को माइनस किया 20 और 20 को अगर 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 100। फिर 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 में से 30 को माइनस किया 70, 70 में से 40 को माइनस किया 30, तो ये लिख दिया हमने 30। 100 में 30 का डिवाइड करोगे 3.33 आएगा, और इसको 15 में प्लस कर दोगे तो 18.33। ये हमारा क्या हो गया बहुलक हो गया। इस समांतर माध्य मध्यिका बहुलक के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उनका पूरा हमने अलग अलग वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं भी आपको ध्यान रखनी है। क्या विशेषता है कि ये भी एक तरह से क्या होता है सीमांत पदों का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मध्यिका है और बहुलक हैं ये सभी पदों के ऊपर आधारित नहीं होता है। सभी पदों पर आधारित नहीं होने से क्या होगा सीमांत पदों का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बीज गणितीय विवेचन जो होता है वो इसका भी संभव नहीं होता है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं बिंदु रेखी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, और प्रतिचयन परिवर्तनों से ये भी एक तरह से क्या होता है अप्रभावित होता है। ये कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा वितरण किस प्रकार का है वो हम बता सकते हैं कि जिस वितरण में समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक बराबर होते हैं उसको अगर हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफ, तो हमारा ग्राफ किस प्रकार से बनेगा घंटी नुमा आकृति है। जो हमारा वक्र बनेगा आवृत्ति वक्र वो किस प्रकार से बनेगा घंटी नुमा, मतलब जिस दर से आवृत्तियां बढ़ रही हैं उसी दर से आवृत्तियां क्या होती है घटती हैं। और इसी स्थिति में क्या होगा जो ये घंटी नुमा वक्र हमारा है बेल शेप्ड कर्व जब होता है तो उसमें समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक तीनों की वैल्यू क्या होती हैं बराबर होती हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं पूर्णतया सममिति वितरण कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब समांतर माध्य मध्यिका बहुलक बराबर नहीं होते उसको हम क्या कहेंगे एसिमेट्रिकल असममिति वितरण कहेंगे, ठीक है। और असममिति वितरण में क्या हो सकता है कि ये आवृत्तियां प्रारंभ में तो तेजी से बढ़ रही हैं लेकिन घटते समय क्या हो रही धीरे धीरे घट रही हैं। इसमें हमारा वक्र का जो ढाल होगा उसको हम क्या कहेंगे धनात्मक वक्र का ढाल है। और इसमें ये हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या होगी बहुलक होगा, मीडियन हमेशा बीच में होती हैं, और इधर हमारा क्या होगा एक्स बार होगा। इसका मतलब यहाँ पे बहुलक सबसे कम है और समांतर माध्य क्या है सबसे ज्यादा है। तो जब समांतर माध्य ज्यादा है तो हमारा जो वक्र है वो क्या होगा ऐसा दाईं ओर झुका होता है, जबकि यहाँ पे आवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं और तेजी से एकदम कम, और इसको हम क्या कहते हैं ऋणात्मक वक्र कहेंगे, ठीक है। और ऋणात्मक वक्र में देखोगे तो समांतर माध्य सबसे कम होता है जबकि बहुलक क्या होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। बहुलक आपका कौन सा होगा ये ऊपर वाला जो बिंदु है ना ये आपको बहुलक को दर्शा रहा है यहाँ पे, और इसमें ये आपका बहुलक का मूल्य ये हो गया। उसके बाद में मीडियन बीच में होती है हमेशा, और फिर ये आपका समांतर माध्य है। अब देखिए इसके प्रयोगों की अगर हम बात करें तो समांतर माध्य का जो प्रयोग है वो उत्पादन, आय, लागत, कीमत, निर्यात, आयात, उपभोग इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे किसानों के पास में भूमि है जैसे अलग अलग, ठीक है, तो भूमि जोत का अगर आकार औसत से ऊपर अगर पूछा जाए, ठीक है, कि किसानों के पास में भूमि जोत का आकार औसत से ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ा। बहुलक का जो प्रयोग है जहां पे भी हमको अधिकतम मान ज्ञात करना है, ठीक, कोलर का माध्य आकार क्या होगा, ठीक है, जहां पे अधिकतर शब्द का प्रयोग किया जाता है ना वहां पे हम क्या करते हैं बहुलक। जैसे जूते का औसत आकार निकालना है, जैसे जूते बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं सभी लोगों के जूतों का नाप लेके नहीं बनाती है, उनकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है कि हाँ 10 नंबर के बनाने हैं, 8 नंबर के बनाने हैं, 9 नंबर के बनाने, 7 नंबर के कितने बनाने हैं उसी हिसाब से बनाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हर एक व्यक्ति के अलग अलग नाम के लेके जूते बनाती है, ये स्टैंडर्ड नंबर हो गए, ठीक है। और इसी के अनुसार उसको देखे कि वो ज्यादा कौन से बिकते हैं वो ज्यादा बनाएगी, कम कौन से बिकते हैं वो कम बनाएगी, ठीक है। तो इससे जैसे 10 नंबर का जो जूता है वो कम लोगों के पैर में आता है,
ठीक है। अधिकतर के जैसे 7, 8, 9 की साइज जाएगी, वो क्या करेगी, अधिकतर इन नंबर के जो जूते हैं उनका उत्पादन करेगी। तो जूते का औसत आकार हो गया आपका, टेलीफोन कॉल की मध्यक संख्या क्या हो गई है, प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन कितना है। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बहुलक का। अब देखिए कभी कभी कोई श्रेणी ऐसी हो सकती है जिसमें एक भी मूल्य नहीं हो, ठीक है, मध्यक नहीं हो। जैसे तो ये आपका दे रखा है 10, 20, 15, 16, 40। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बहुलक नहीं है इस श्रेणी में, ठीक है, इसमें बहुलक नहीं है। और अगर ऐसा दे रखा होता 20, ये चीज, इसका मतलब यहाँ पे बहुलक कितना हो गया आपका, 20 हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो बहुलक हो, ठीक है, एक बहुलक है उसको हम क्या कहेंगे, यूनि मॉडल। अगर दो बहुलक है किसी श्रेणी में उसको हम क्या कहेंगे, बाई मॉडल। और किसी श्रेणी में दो से ज्यादा अगर बहुलक होते उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉडल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अधिकतर किसानों की जोत, ठीक है, अधिकतर शब्द जहां पे पाया जाएगा वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, बहुलक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अधिकतर किसानों के पास में जो जोत है वो कौन सी है, अगर ये पूछा जाए तो वहां पे हम क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। और मध्यिका का जो प्रयोग है वो कहाँ पे होता है, गुणात्मक तथ्यों में, ठीक है, सुंदरता, स्वास्थ्य हो गया आपका, अमीर गरीब, ठीक है, वहां पे ये गुणात्मक तथ्य होते हैं। और आधे किसानों की जोतों के आकार से अधिक हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, मध्यिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं, उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं कि हमको मध्यिका कहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो तैयार वस्तुओं का अगर औसत आकार पूछा जाए, ठीक है, तो वहां पे बहुलक ज्ञात किया जाएगा। एक कक्षा में छात्रों की बौद्धिक प्रतिभा, यहाँ पे बौद्धिक शब्द आ गया है, बौद्धिक का मतलब हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। एक कारखाने में प्रति पाली औसत उत्पादन कितना हुआ है, वहां पे हम समांतर माध्यिक का प्रयोग करेंगे। औसत मजदूरी निकालनी है तो वहां पे हम समांतर माध्यिक का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। जैसे जीन्स और टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है वो किसका प्रयोग करेगी, बहुलक का प्रयोग करेगी। तो ये कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं जहाँ पे समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक का प्रयोग किया जाएगा। फिर हमारा एक आ जाता है चतुर्थक, ठीक है। चतुर्थक क्या होता है, क्वार्टाइल मतलब नाम से स्पष्ट है कि ऐसा मूल्य जो किसी श्रेणी को 4 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ये जैसे देखिए ये हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। पूरी श्रेणी से 100% तो 25% भाग्य आ गया, 25% भाग्य हो गया, 25% भाग्य हो गया। 4 समान भागों में हमने विभाजित कर दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थक। तो किसी श्रेणी में चतुर्थक होंगे कितने, 3 होंगे। ये आपका Q1 होगा, ये हमारा होगा Q2 होगा, और ये हमारा होगा Q3, ठीक है। तो चतुर्थक किसी श्रेणी में कितने होंगे, 3 होंगे। और ये जो हमारा Q2 है बीच में जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं, मध्यिका भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मध्यिका जो है, मीडियन है, वो किसके बराबर होती है, मीडियन जो होते हैं वो Q2 के बराबर हो गए, ठीक है। Q2 इसको पढ़ेंगे हम क्या, द्वितीय चतुर्थक। Q1 अगर आपका है तो ये क्या है, आपका प्रथम चतुर्थक। Q2 क्या है, द्वितीय चतुर्थक। और Q3 क्या होगा, तृतीय चतुर्थक। तो किसी श्रेणी को 4 समान भागों में जो मूल्य विभाजित करता है उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थक कहते हैं। Q1 आपका क्या होता है, प्रथम चतुर्थक होता है, इसको हम निम्नतम चतुर्थक कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होगा, 25% मदे जो इससे कम होगी, ठीक है। ये देखिए आपका ये Q1 है तो इसमें 25% मदे क्या इससे कम है। और ये बाकी की यहां से लेकर यहां तक कितनी मदे हैं, 75% है, वो क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। ये जो आपका द्वितीय चतुर्थक है इसको हम क्या कहते हैं, मध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, मध्यिका है। और ये आपका क्या है, Q2 है। तो इसमें 50% मदे क्या होगी, इससे कम होगी, इससे नीचे होगी। और 50% मदे जो है वो क्या होगी, इससे ज्यादा होती हैं। जबकि Q3 में क्या होता है, तृतीय चतुर्थक, जिसको हम उच्च चतुर्थक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो 75% मदे हैं, आइटम्स, वो इससे कम होते हैं। और 25% जो है वो इससे क्या होते हैं, कम अधिक होते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो। ये हमारे पास में श्रेणी थी, इसको हमने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया। एक भाग 25% का, ये भी 25%, ये भी हमारा 25%, ये भी हमारा 25%, 4 भाग हो गए। टोटल कितना हो गया आपका, 100%। और ये बीच में जो है वो आपका क्या है, मीडियन है, मध्यिका होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मीडियन जो होती है वो किसके बराबर होती है, Q2 के बराबर होती है। एक आपका इसी से रिलेटेड आ जाता है कि शतमक क्या होता है।
तो शतमक क्या होगा, ऐसा मूल्य जो किसी श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 100 समान भागों में विभाजित करेगा उसको हम क्या कहेंगे, शतमक कहेंगे, परसेंटाइल कहेंगे। और किसी श्रेणी में परसेंटाइल होंगे कितने, उससे एक कम। जैसे देखिए चतुर्थक का मतलब 4 भागों में विभाजित किया, तो किसी श्रेणी में चतुर्थक कितने होंगे, 3। इसी तरीके से परसेंटाइल क्या होता है, 100 भागों में विभाजित करता है, तो किसी श्रेणी में परसेंटाइल कितने होंगे, 99 होंगे। और बीच वाला जो होता है परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल आपका क्या होगा, P1 से P2 होगा, P3 से लेकर कहां तक होते हैं, ये P99 तक होंगे। और जो बीच में होता है वो कौन सा होगा, आपका P50 होगा। और P50 जो है वो किसके बराबर होगा, मध्यिका के बराबर होता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि P50 जो है वो किसके बराबर होगा, मध्यिका में। एक एग्जाम्पल है कि यदि आपका कोई एक एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उसमें आपके जो अंक है वो कितने हैं, 82 शतमक हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कुल परीक्षार्थी जो हैं, ठीक है, उसमें आपका जो स्थान है 100 माइनस 82 कर दो, कितना आ गया, 18%। मतलब आपका जो स्थान है वो कितना है, 18% नीचे है, जितने भी विद्यार्थी होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित, उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था।